नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। जब भी हम कोई भी सैंपल्स लेते हैं पॉपुलेशन से तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स आ सकते हैं। और ये एरर दो तरह के होते हैं, पहला है सैम्पलिंग एरर और दूसरा है नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अगर मैं बात करूँ सैम्पलिंग एरर्स की तो वो एरर्स जो गलत सैम्पलिंग के कारण, मेथड चूज करने के कारण हुआ है और इन्वेस्टिगेटर्स की प्रॉब्लम नहीं थी, वहां पे ह्यूमन फैक्टर के कारण अराइज नहीं हुए हैं, वो हमने सैम्पलिंग मेथड ही गलत अडॉप्ट कर लिया था जिसके कारण वो सैम्पलिंग एरर हुआ है। तो उसके कारण दूसरा, जैसे कि सैम्पलिंग यूनिट्स हमने गलत आइडेंटिफाई डेमार्केशन कर लिया। उसके बाद पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा थी विच हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन थी जिसके कारण सैंपल्स हमने गलत चूज कर लिया। दूसरा एरर है नॉन सैम्पलिंग एरर्स, जो ह्यूमन फैक्टर के कारण आता है। एक इन्वेस्टिगेटर से दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स में चेंज के कारण वो एरर क्रिएट होता है। मतलब दो लोग अगर कोई स्टडी करेंगे तो उन दोनों लोगों के कारण ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से जो एरर आया है वो नॉन सैम्पलिंग एरर्स में आ जाएगा। जैसे कि उन्होंने प्लानिंग गलत की है इन्वेस्टिगेटर्स ने। दूसरा, जो सैंपल यूनिट सेलेक्ट की थी वो हमने गलत सेलेक्ट की है। उसके बाद हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड और एक्सपीरियंस नहीं है जिनको हमने डेटा कलेक्शन पे लगाया, जिसके कारण सैंपल गलत इकट्ठा हुआ है। उसके बाद रिस्पोंडेंट्स ने सही ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दिया। कंपाइल जो हमने किया उसमें एरर था। उसके बाद रॉन्ग स्टैटिस्टिक मेथड्स का यूज किया है हमने, क्वेश्चनेयर हमने गलत बनाया था और जो हमने सर्वे किया है वो हमारा इनकम्प्लीट है। जो भी एरर्स आए हैं सैंपल्स में वो ह्यूमन फैक्टर के कारण आए हैं। मतलब या तो रिस्पोंडेंट्स ने सही ढंग से नहीं किया या फिर इन्वेस्टिगेटर्स की वजह से जो एरर आते हैं उनको हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो पर्पस है सेलेक्ट करने का और सैंपल को चूज करने का, स्टडी करने का पॉपुलेशन से, वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम पॉपुलेशन के बारे में कोई इन्फ्रेंस निकाल सके। मतलब जैसे कि भी मैं 2000 बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहती हूँ कि 2000 बच्चों का की हॉबीज क्या है, लेकिन 2000 को स्टडी करने की बजाय मैं 200 के सैंपल को स्टडी करके और 2000 के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ करूँ, इसलिए हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, सैंपल को स्टडी करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जिसमें सबसे पहला है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, अगर मैं पॉपुलेशन के डेटा से कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेट करती हूँ, लाइक मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करती हूँ, तो मैं उनको बोलूंगी पैरामीटर्स। अगर पॉपुलेशन के डेटा से, अगर मैंने पूरा का पूरा डेटा लेके कलेक्ट करके उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल मेजर लगाया है, उसका मीन मीडियन मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकाला है, तो मैं उनको बोलूंगी पैरामीटर्स। और पॉपुलेशन के मीन को मैं डिनोट करती हूँ म्यू से, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से, पॉपुलेशन के वेरिएंस को मैं डिनोट करती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के स्क्वायर से, और पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को मैं कैपिटल पी से डिनोट करती हूँ। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, अगर वही कुछ कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर मैंने सैंपल के ऊपर कलेक्ट किया, काउंट कैलकुलेट किया है, तो मैं उसको बोलूंगी स्टैटिस्टिक्स। अगर पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया है तो पैरामीटर्स, लेकिन अगर सैंपल से कलेक्ट कैलकुलेट किया है तो मैं उनको बोलूंगी स्टैटिस्टिक्स। अब वो स्टैटिस्टिक्स मीन में हो सकता है, सैंपल का मीन भी हो सकता है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, सैंपल का वेरिएंस भी हो सकता है, सैंपल का प्रोपोर्शन भी हो सकता है। अगर मैं सैंपल का मीन कैलकुलेट कर रही हूँ तो उसको मैं एक्स बार से डिनोट करूंगी, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं एस से डिनोट करूंगी, सैंपल के वेरिएंस को मैं स्क्वायर से डिनोट करूंगी और सैंपल के प्रमोशन को मैं स्मॉल पी से डिनोट करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। जब भी हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से, तो मैं दो तरह से सैंपल का सिलेक्शन कर सकती हूँ, एक विद रिप्लेसमेंट और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब कि जो यूनिट मैंने पहले निकाली थी मैंने उसको वापस ही पॉपुलेशन में मिक्स कर दिया, तो मैं कहूंगी सैम्पलिंग क्या है, विद रिप्लेसमेंट है। मतलब कि एक यूनिट एक से ज्यादा बार भी क्या हो सकती है, सिलेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर एक यूनिट को एक ही बार चांस मिलेगा, उसको मैं दोबारा पॉपुलेशन में मिक्स नहीं करूंगी, तो वो होगी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर मेरी सैंपल हमने विद रिप्लेसमेंट किया है, तो मेरे जो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल जो ड्रॉ किए जा सकते हैं पॉपुलेशन से वो होंगे n रेज टू पावर कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। मतलब n का मतलब है, कैपिटल N का मतलब है यहाँ पे पॉपुलेशन और स्मॉल n का मतलब है सैंपल, कितने का सैंपल लेना है हमने। और अगर मेरा विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मेरा फॉर्मूला होगा NCN। NCN का मतलब कैपिटल N पॉपुलेशन, C कॉम्बिनेशन और स्मॉल c n का मतलब है वहां पे सैंपल।
तो नेक्स्ट आता है इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूट करता है थ्योरेटिकल बेसिस स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस निकालने के लिए। इसको बिजनेस डिसीजन मेकिंग में भी यूज किया जाता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम किसी भी स्टैटिस्टिक्स की फॉर्मुलेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 10 सैंपल कलेक्ट किए थे और उन 10 सैंपल का मैंने मीन निकाल लिया और मीन के बेसिस पे मैंने अगर उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर्म कर दी तो मैं बोलूंगी उसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो इसको भी हम सैंपल्स को भी विदाउट रिप्लेसमेंट इसमें कर सकते हैं। तो हम किसी किसी भी स्टैटिस्टिकल मेजर का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करते हैं ताकि हम जाके उसको आगे जाके एनालिसिस कर सके, तो मैं बोलूंगी उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन भी हो सकता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस भी हो सकता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेरा सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 हो जाता है, मतलब अगर मेरे सैंपल में 30 से ज्यादा आइटम आ जाती हैं पॉपुलेशन से, तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो भी क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट सेम सी बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, उसी को ही बोलती हूँ मैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। अब वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो सिर्फ हम स्टैंडर्ड एरर पे डिपेंड नहीं कर सकते सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के नेचर को जानने के लिए। हमें वहां पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, उसको मैं बोलूंगी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि मेरी इंडिविजुअल वैल्यू एवरेज से कितनी दूर है। यही स्टैंडर्ड डेविएशन से देखना चाहते हैं हम। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा पूरी सीरीज का 5 मीन है और 3 मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका मतलब 3 और 5 से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, मेरा जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो मेरे एवरेज से कितनी दूर है। ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि जो मेरा इंडिविजुअल वैल्यूज आई हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे कि जो सैंपल का मीन आया है वो मेरे पॉपुलेशन के आसपास है या उससे बहुत ज्यादा दूर है। तो जो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो मेजर करता है कि इंडिविजुअल वैल्यू सेंटर वैल्यू से कितनी दूर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेजर करता है कि मेरा सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन से कितना डेविएट कर रहा है। इसी तरह मेरा सैंपल का वेरिएंस टोटल वेरिएशन से कितना वेरी कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना वेरी कर रहा है, प्रोपोर्शन कितना वेरी कर रहा है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से। जितना कम वेरिएशन होगा उतना ही स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी वहां पे क्या होगा, कम होगा। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? पहला है रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल से। स्टैंडर्ड एरर आइडिया देता है हमें सैंपल के बारे में कि हमने जो सैंपल लिया है वो हमने सही लिया है या नहीं लिया है। ये इंडिकेट करेगा कि क्या मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर है या नहीं है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड एरर उतना ही ज्यादा डिफरेंस है किसमें, एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यूज में। जितना कम डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारी एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, बराबर है। तो लेसर रिलायबिलिटी कब होगी? जब मेरा स्टैंडर्ड एरर हम किसी भी सैंपल स्टैटिस्टिक्स का क्या होगा, कम होगा तो रिलायबल होगा और ज्यादा होगा तो रिलायबल नहीं होगा। स्मॉलर द डेविएशन, इसका मतलब मेरा जो सैंपल है वो क्या है, रिलायबल, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ, मैं उससे पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट्स को ड्रॉ कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टैंडर्ड एरर को हम 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट कर सकते हैं, एक 5% लेवल पे और दूसरा 1% लेवल पे। अगर मेरी लार्ज सैंपल में ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड की वैल्यू 1.96 से ज्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे 5% पे और कंक्लूड करेंगे कि सैंपल बहुत ज्यादा पॉपुलेशन से क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, वाइडली डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है। अगर इसी तरह 1% लेवल पे हम देखेंगे 2.5 के 8 के साथ कंपेयर करेंगे, अगर मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हम कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू है वो एस्टिमेटेड वैल्यू से 2.58 के वेरिएशन पे है, तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर रहा है।
उसके बाद तीसरी जो हेल्प करता है हमारा ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो हमें कॉन्फिडेंस लिमिट बनाने में तैयार करता है कि हम बता सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, पॉपुलेशन मीन हमारा कहाँ जाके लाई करेगा। तो स्टैंडर्ड एरर हेल्प करता है हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट जानने में, जहाँ पे मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर जाके लाई करेगा विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर मैं लार्ज सैंपल की बात करती हूँ तो फॉर्मूला है इसका 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे तो हम करेंगे मीन प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन से, और या फिर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड एरर से, और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में मैं कैलकुलेट करूंगी मीन प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर। स्मॉल सैंपल अगर है, आगे आपको बताऊंगी मैं, एन अगर टोटल नंबर ऑफ आइटम मेरी लेस देन 30 है तो मैं उसको स्मॉल सैंपल बोलूंगी, और नंबर ऑफ आइटम अगर मेरी ग्रेटर देन 30 है तो मैं उसको लार्ज सैंपल बोलूंगी। स्मॉल सैंपल्स की बात करेंगे तो हम 95% कॉन्फिडेंस लिमिट पे कैलकुलेट करेंगे मीन प्लस माइनस टी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, आगे आप जाके देख करोगे तो आपको पता चलेगा, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर। और अगर 1% की बात कर रहे हैं तो हम कैलकुलेट करेंगे मीन प्लस माइनस t at 1% level of significance standard error। नेक्स्ट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। सबसे इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जो सैम्पलिंग थ्योरी में यूज किया जाता है। इसका मतलब जितने भी पॉसिबल सैंपल्स हैं हमने वो पॉपुलेशन से ड्रॉ कर लिए साइज n के, विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे भी हम पॉपुलेशन कैपिटल N से कैलकुलेट करना चाहते थे, फिर उसका सभी सैंपल्स का हमने मीन निकाल दिया। मीन निकालने के बाद हमने उसकी क्या कर ली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसका ड्रॉ कर लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स की। पहली प्रॉपर्टी है जो मीन का, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स है, मतलब जितने भी सैम्पलिंग मीन्स आएंगे, जितने भी सैंपल्स हैं उनका मीन आएगा, और उन सबको ऐड करके हम फिर से मीन निकालेंगे तो वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आएगा। तो यहाँ पे म्यू एक्स किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा, यानी कि जो एस्टिमेटेड मीन्स है उसका मीन किसके बराबर होएगा, पॉपुलेशन के मीन के बराबर आएगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन, यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करेंगे उसको रूट ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि साइज ऑफ सैंपल से। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, दो ही प्रॉपर्टी है शायद, अच्छा वो तो हमने बात की थी विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट के फॉर्मूले की। अगर विदाउट रिप्लेस सॉरी विद रिप्लेसमेंट के फॉर्मूले का अगर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन, लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन, मल्टीप्लाई करेंगे उसको पॉपुलेशन का नंबर ऑफ आइटम माइनस सैंपल की नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का नंबर ऑफ आइटम्स माइनस 1 से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो एग्जांपल का, इफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज टेकन फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ साइज n, मतलब पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कैपिटल n है और सैंपल हमें स्मॉल n का लेना है सैंपल साइज। अगर मैंने सैंपल्स ड्रॉ किया विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट तो कितने सैंपल्स बन सकते हैं। तो अगर मैं विद रिप्लेसमेंट की बात करती हूँ तो फॉर्मूला है कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हम करते हैं तो कैपिटल N C n। स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला वही सेम, अगर विद रिप्लेसमेंट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n, और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n इनटू में रूट ऑफ कैपिटल N माइनस n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1। सेकेंड क्वेश्चन देखो आप, ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर 258, एक पॉपुलेशन में 3 नंबर हैं 2, 5 और 8, इससे हमें सैंपल्स बनाने हैं विद रिप्लेसमेंट ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। अब एक सैंपल में 2 आइटम ही ले सकते हैं हम, तो अगर मैं विद रिप्लेसमेंट सैंपल्स बना रही हूँ तो कितने सैंपल बन सकते हैं। विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ टोटल आइटम्स इन पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ आइटम पॉपुलेशन में है 3, और स्मॉल n का मतलब है सैंपल साइज हमें 2 का ही लेना है, तो 3 रेज टू पावर 2, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने सैंपल्स निकाल सकते हैं हम उसमें से 9। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट ले रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा NCN, यानी कि 3C2, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं। 2 8 के साथ निकल सकता है, 5 8 के साथ निकल सकता है, और 2 5 के साथ निकल सकता है। यही 3 कॉम्बिनेशन है अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट बना रहे हैं तो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन में 3 आइटम है 1 2 3, 2
सैंपल्स, 2 आइटम का सैंपल बनाना है, कितने सैंपल्स बना सकते हैं वो हमें बनाने हैं। उसके बाद हमें इस जो भी हम बनाएंगे उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फिर उससे मीन निकालना है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो विद रिप्लेसमेंट इन्होंने बोला है, तो विद रिप्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन की आइटम है 3 raised to power 2 किया, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 9। अब 9 कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन सकते हैं, एक का 2 के साथ, एक का 1 के साथ, एक का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ। ठीक है, उसके बाद 3 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, ऐसे ही 9 कॉम्बिनेशन बना लिए जो आप लोगों को टेबल में दे रखे हैं। अगर मुझे इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं सैंपल का मीन निकालूंगी। हर एक सैंपल का मीन निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, टोटल दोनों आइटम को ऐड करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दूंगी, यानी कि 1+1/2, 2+1/2, 3+1/2, 1+2/2। तो मैंने क्या निकाल लिया, उसका सैंपल का मीन निकाल लिया। अब मुझे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालना है, मतलब जितने भी ये सैंपल्स आए हैं उनका एस्टिमेटेड मीन कितना हो गया। सारे के सारे सैंपल के मीन्स को ऐड किया और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया, यानी कि 2+1.5 +2 +1.5 +2 +2.5 +2 +2.5 +3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 9। जब मैंने उसको डिवाइड किया तो मेरा सैंपल का मीन आ जाएगा जो कितना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन आ जाएगा जो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद मुझे और क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, एस्टिमेट ऑफ एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू। पॉपुलेशन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, है ना, और एक्स माइनस म्यू कर दिया। एक्स माइनस म्यू मतलब कि एक्स माइनस म्यू किया, यानी कि एक्स कितना आया था मेरा, 2 आया था, 2 - 1, एक्स मीन आया था मेरा 2, तो मैंने हर आइटम से 2 लेस कर दिया। 1 - 2, 2 - 2, 3 - 2 यानी कि 1। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाया, रूट ऑफ सिग्मा एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू माइनस पॉपुलेशन का मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, जो आज तक आप पढ़ते हो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का वही फॉर्मूला। तो यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 0.√3। तो √2/3 उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ आइटम से, और जो कितनी है मेरी 2, तो √2, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.577। सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, 4 आइटम है पॉपुलेशन में, 22 24 26 28 पॉसिबल सैंपल निकालने हैं, 2 2 के, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं करना। तो आप कॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा कितने बन सकते हैं, 4C2, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन 6 बन सकते हैं, 22 का 24 के साथ, 22 का 26 के साथ, 22 का 28 के साथ, 24 का 26 के साथ, 24 का 28 के साथ, 26 का 28 के साथ। रिपीट हम सैंपल्स नहीं निकाल सकते हैं इसमें, ये टोटल सैंपल्स आ गए। सैंपल का मीन निकालने के लिए मैं हर एक सैंपल का मीन निकाल दूंगी, 22+24/2, 22+26/2। फिर मैंने एस्टिमेटेड पॉपुलेशन का मीन निकाल लिया, वो कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितने थे, 6। तो मेरा पॉपुलेशन का मीन आ जाएगा कितना, 25। अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन इंटू रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 1.29, यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ जाएगा 1.29। ओके, इसी तरह फिफ्थ करना है, इसी तरह नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। लॉ ऑफ लार्ज नंबर का मतलब क्या है, जैसे जैसे सैंपल इंक्रीज होता जाएगा, जो मेरा सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही जितना जितना मेरा पॉपुलेशन, अगर मैं बोलूँ 2000 लोगों का पॉपुलेशन है, 2000 में से मैं जैसे ही ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेते जाऊंगी, तो मेरा सैंपल का मीन, जो मैंने सैंपल लिया उसका मीन और जो मेरी टोटल पॉपुलेशन है उसका मीन ऑलमोस्ट क्या होते जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे। तो ये गारंटी तो नहीं देता कि
सैंपल साइज मैंने सफिशिएंटली इंक्रीज कर लिया तो सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर हो जाएगा। तो इसकी दो इम्प्लीकेशन है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स की। जो डिफरेंस है सैंपल मीन का और पॉपुलेशन मीन का रिड्यूस होता जाएगा जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होता जाएगा, और जो वेरिएशन है एक सैंपल से दूसरे सैंपल मीन का वो भी डिक्रीज होता जाएगा जैसे ही सैंपल हमारे क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे हम पॉपुलेशन के पास पहुंचते जाएंगे हमारा जो डिफरेंस है मीन का वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेंटर लिमिट थ्योरम। इसको भी वाइडली यूज किया गया है एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लुएंस निकालने में, फ्यूचर एस्टिमेट करने में या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने में। ये थ्योरम बताती है कि अगर हम रैंडमली कोई सैंपल सेलेक्ट करते हैं लार्ज साइज का एन नंबर ऑफ आइटम्स का किसी पॉपुलेशन से जिसका मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो और कंप्यूट करते हैं हर एक सैंपल का मीन, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा जिसका मीन होगा म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। मतलब कि अगर मेरी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है तो भी मेरा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। ये आप लोगों का पहला